तैयार हो जाइए के एक्शन पैक दिन के लिए। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। दुनिया भर के बाजारों में और एसजेएक्स निफ्टी में है भयंकर उतार चढ़ाव का माहौल। तो कल की कमजोर क्लोजिंग के बाद आज शांत खुलने के हैं संकेत, लेकिन उसके बाद बढ़ेंगे या गिरेंगे 9000 या 9300, क्या दिखेगा आज स्क्रीन पर, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, बहुत सारी चीज़ों पर बातें करनी है। वीकेंड आ रहा है तो इसका भी जो बाजार पर मूवमेंट होगा उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और किन अहम स्तरों पर आज फोकस रहना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं सर? दीप, आज के अहम ट्रिगर्स में सिंपल, सबसे ज्यादा ट्रिगर्स तो आपको अमेरिकी बाजारों से ही मिल रहे हैं और अमेरिका के ट्रिगर सबसे ज्यादा अहम है हमारे लिए और वहां से जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है वो सबसे ज्यादा काम का है। और उस एक्शन के लिहाज से आप देखेंगे तो कल अमेरिका में एक बड़ा उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। डाउ में निचले स्तरों से 800 अंकों से ज्यादा की रिकवरी आई, 450 अंक मजबूत हुआ। लेकिन कल देर शाम एसजेएक्स निफ्टी 150 अंक ऊपर था, अभी एकदम फ्लैट है। पिछले 6 दिनों में अमेरिका में कल जो मामले आए कोरोना के 26,000 वो सबसे ज्यादा है, यानी कि कोरोना को लेकर राहत अभी भी नहीं है। कल वित्त मंत्री ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेबर रिफॉर्म्स पर जोर दिया था। साथ ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग में रेंटल स्कीम का वादा किया है। नतीजों के लिए आज सिप्ला के नतीजे हैं जो खासतौर से अहमियत वाले हैं निफ्टी में, और इसके अलावा L&T फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी आज नतीजे आने वाले हैं, उन पर भी हमें नजर रखनी होगी। तो आज ये है पूरा एक्शन पैक दिन, हफ्ते का आखिरी दिन भी दीप। बिल्कुल, हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं सर। ग्लोबल से आज थोड़ी शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे थे जो पिछले 6 दिन हैं वहाँ पर जो नए कोरोना के मामले थे यूएस में सबसे ज़्यादा हैं, 26,000 के एवरेज आए। इस हफ्ते की एवरेज 20-22 हज़ार थी, तो उस हिसाब से भी काफ़ी बढ़कर आए हैं। ग्लोबली कल 95,000 केसेस सामने आए सर। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका में जो साप्ताहिक बेरोजगारी है उसमें 30 लाख और लोग जुड़े, अब 3.6 करोड़ का वो फिगर आ चुका है। पर फिर भी इतनी बड़ी रैली आई अमेरिका में, एक ट्रम्प साहब की ट्वीट की वजह से था ये, जब उन्होंने कहा कि जहां जहां लॉकडाउन खुल रहा है वहां संकेत अच्छे हो रहे हैं, या फिर अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर होगी, या फिर कुछ और फैक्टर है जो ये 800 अंक की रिकवरी हमने देखी है डाउ में, ये किस वजह से हो सकती है? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ जी? ट्रम्प साहब के ट्वीट से ही कॉन्फिडेंस आया है, और वो कॉन्फिडेंस भी अमेरिका की इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर उन्होंने जो कहा है। अब इस कॉन्फिडेंस को वो कब तक बरकरार रख पाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रम्प साहब मार्केट को बड़ा वॉलेटाइल करके रखे हुए हैं। जब उनका मन करता है तो वो चीन पर ट्वीट करते हैं, ट्रेड डील को लेकर ट्वीट करते हैं, कोरोना को लेकर ट्वीट करते हैं और एक्शन लेने की बात करते हैं, तो वहाँ मूड खराब होता है। जब उनका मन करता है तो ये कहते हैं कि अमेरिका के हालात ठीक है। अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका के हालात कहाँ और कैसे ठीक हो रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। नहीं तो मरने वालों की तादाद में कोई खास कमी आती दिख रही है। 26,000 कल नए केस आ गए, 87,000 लगभग मरने वालों की संख्या पहुँच चुकी है और अभी भी डेली बेसिस पर 25,000 के आसपास नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये कहाँ जाके रुकेगा, कब रुकेगा? क्या हम इस बात पे खुश हो जाएं कि 30-32 हज़ार नहीं आ रहे, 25,000 आ रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि इस बात में कोई खुशी होनी चाहिए कि अब 35,000 30,000 नहीं आ रहे हैं, अब 25,000 आ रहे हैं, इसी में हम खुश हो जाएं। पर अब दूसरी चीज़ ये, कौन सा लॉकडाउन खुलकर कहाँ पर बहुत अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कंपेयर कर रहे हैं दीप की जो लॉकडाउन के दिनों में इकोनॉमी का हाल है उससे लॉकडाउन खुलने पर इकोनॉमी बेहतर होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी, 100% होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन आप लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन, कोरोना की पहले की सिचुएशन से अब की सिचुएशन देखेंगे इकोनॉमी की, तो काई की बेहतर, किस तरह की बेहतर? मुझे नहीं लगता कि कहीं वहां पर कोई कल हम बात कर रहे थे, आपने देखा ना किस तरह से जर्मनी में फॉक्सवैगन ने अपने यूरोप में 4 प्लांट बंद किए और लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्लांट बंद कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि डिमांड नहीं है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन मैं एक्चुअली न इस वक्त कोरोना को लेकर चिंतित हूँ बहुत ज्यादा बाजार के लिहाज से, न मैं लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की सिचुएशन क्या रहेगी उसको लेकर चिंतित हूं। मैं चिंतित हूं तो सिर्फ एक बात पर दीप, और वो बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो ये कि अमेरिका और चीन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मेरा अंदाजा पहले से था कि ये आपस में लड़ेंगे, कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे करेंगे, और ट्रम्प साहब छोड़ने वाले हैं नहीं चीन को। उन्हें इलेक्शन भी जीतना है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें सिंपैथी वोट्स चाहिए। लेकिन मेरा अंदाजा ये था कि शायद इसके लिए इतनी जल्दबाजी न करें, ये होना चाहिए
जून जुलाई के आसपास, लेकिन ये मई में ही इन्होंने शुरू कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त वो अपनी पूरी एनर्जी कोरोना से लड़ने में लगाएंगे। एक बार कोरोना कंट्रोल में आ गया तो फिर उसके बाद में वो चीन पर हमला करेंगे। लेकिन हो सकता है हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, दिमाग उनका ज्यादा चलता है कि किस वक्त पर कौन सी चीज करनी चाहिए। और जिस समय अमेरिका में कोरोना को लेकर ज्यादा समस्याएं, ज्यादा दिक्कत है, उसी वक्त चीन पर वार करें तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद बोले तो लोगों में शायद सिंपैथी वो ना बने। तो एक राजनेता के तौर पर शायद वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और इसलिए वो जल्दी होती दिख रही है। अब सबसे बड़ी रिस्क इस मार्केट में जो है वो ग्लोबली है, और ग्लोबल रिस्क ये है कि चीन और अमेरिका दोनों ही शांत बैठने वालों में है नहीं, और इसलिए अगले 4-6 महीने आपके लिए बड़े चैलेंजिंग रहेंगे। आप जब कभी भी ये सोचेंगे सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, मार्केट सब ठीक है, अचानक से आकर कोई ऐसा झटका नया आपको चीन या अमेरिका की तरफ से आता हुआ दिखेगा कि आप धराशायी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं लगातार आपको जब आपने 1 मई को भी पूछा था तब मैंने यही बात कही थी कि सेल इन में एंड गो अवे। 9,850 की आपने क्लोजिंग देखी थी 30 अप्रैल को, हाईएस्ट क्लोजिंग। वहां से आप ऑलरेडी 6-7% नीचे हैं, 8% नीचे हैं, 6-7% नीचे। और ऐसे में सिंपल चीज वही है दीप कि अगली रिस्क जो ग्लोबल रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, और ये ग्लोबल रिस्क कब किस तरह से, और इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कब होगी। आप सिर्फ ये लगा सकते हैं अंदाजा कि ये होगी, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं। मैं तो आपको जब मार्च का महीना था, जब इतनी कमजोरी थी, जब हम खरीदने की बात करते थे, तब भी मैं कहता था कि 9,800, 10,150 वो रेंज होगी जहां हम आपको कहेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली करिए, इंतजार कीजिए। तो मेरा ये समझना है कि ठीक है, बीच बीच में बाजार सपोर्ट लेगा, रिकवरी की कोशिश भी देगा, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जो तेजी करने वालों के लिए रिस्क क्या बची है। रिस्क ये है कि कहीं भी ग्लोबली कुछ भी खराब हो सकता है। मंदी करने वालों के लिए रिस्क क्या बची है? मंदी करने वालों के लिए रिस्क एक ही है, लिक्विडिटी की। मंदी करने वालों के लिए एक दूसरी रिस्क थी जो नहीं कर पा रहे थे, वो पैकेज की थी। पैकेज की रिस्क बाहर आ गई। तो अब आप लोकल रीजन से तो बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। इंडिया के पास अपना कोई रीजन नहीं बचा जिसकी वजह से आप तेजी करें, तो आपके पास जो रीजन है वो ग्लोबल रीजन ही है। तो ग्लोबल रीजन में अमेरिका जब जब चाहे वो लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी के रिवाइवल के संकेत हो या लिक्विडिटी हो, उसकी वजह से तेजी कर सकता है। और दूसरी तरफ जब भी ट्रम्प साहब का मूड खराब हो, चीन अमेरिका के बीच में तनाव बढ़े, उसकी वजह से मंदी हो सकती है। तो ये ट्रिगर्स रहेंगे आपको, जिनके साथ आपको अब आगे का वक्त निकालना है दीप। बिल्कुल, तो एक और ट्रिगर आप ऐड कर दीजिए। कोरोना की तो परेशानी है ही, कोरोना से जो मंदी आ रही है उसकी परेशानी है, और अब यूएस चाइना के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है, जो हमने देखा था कि जनवरी में कम होता हुआ दिख गया था। तो सर ठीक है, ये तो ग्लोबल मूवमेंट है और रोज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं और इनका इम्पैक्ट तो मार्केट्स पर आता है। पर एक बात है सर, जो ग्लोबली एक रिकवरी हमने जरूर देखी है, तेल के दामों में रिबाउंड देखा है। भारत में लगातार 3 दिनों से जो राहत पैकेज है उस पर अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। पहले दिन मोदी जी ने कहा, फिर लास्ट 2 दिन से वित्त मंत्री भी कर रही हैं। पर भारतीय बाजारों में एक वैसा कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद भी देखा गैप अप के साथ हमने गेन्स गिव अप कर दिए। कल हम नीचे बंद हुए, बल्कि कल एक अहम स्तर के नीचे बंद हुए, और फिर कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वित्त मंत्री की, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या ट्रिगर ले रहे हैं सर इस समय? डोमेस्टिक ट्रिगर भी हमें नीचे ही गिरा रहे हैं, ग्लोबल ट्रिगर्स भी हमें नीचे ही गिरा रहे हैं। देखिए दीप, आपको ये पता है, और ये लगातार मैं कह रहा था कि जिस दिन पैकेज आ जाएगा उस दिन आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, और उस दिन आपको बेचना है। पैकेज अच्छा है तब भी बेचना है, खराब आए तब भी बेचना है। और जो टॉप बनाना, आप सोचिए ना कि अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज हो और निफ्टी से 9,500, 9,600 पार न हो, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर 1000 पॉइंट डाउन गिर जाता है 2 दिन में, तो आप में वो ताकत ही नहीं कि आप अपने पैकेज के दम पर खड़े रह सकें। ये बहुत क्लियर है। और अब जो हर रोज वित्त मंत्री जी जो घोषणाएं करेंगी, जो डिटेल देंगे, उससे सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर कहूंगा, ये सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक बढ़ना, और स्पेशली कैश मार्केट के छोटे 25, 50, 100 रुपए वाले शेयरों में आप ऐसा फंसेंगे कि आपको 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, मुझे नहीं पता, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान से सुन लीजिए और लिख के रख लीजिए। एक एक दिन के पैकेज के ऐलान पे ये सेक्टर चलेगा, वो सेक्टर चलेगा, इसमें तेजी हो जाएगी, उसमें मंदी हो जाएगी। वो वन डे वंडर्स हैं। आप वन डे वंडर्स कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में आप अगर एंट्री और एग्जिट कैश के स्टॉक्स में अच्छे से कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन ये सिर्फ लिप सर्विस है। अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर कंपनियों को कब और कितना फायदा मिलेगा, और उसका आप इंपैक्ट कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पे कब देखेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसके अभी फिलहाल दूर दूर तक आसार है नहीं। और ऐसी सिचुएशन में
आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना भी है कि आज चलिए कि ऑटो के लिए मान लीजिए कि स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई, अब आखिर में लोग आजकल अब एक नया अंदाजा लगा रहे हैं कि देखिए आपको तेजी के लिए भी तो रीजंस चाहिए। पैकेज आ गया और पैकेज में अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसकी वजह से कि निफ्टी 10,000 हो जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि पैकेज के अंत में एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी। वो आएगी रियल एस्टेट के लिए बड़ा बूस्टर आएगा, वो आएगी ऑटो की स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट जाएगा। ये सारी चीजें चल रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ये सब कुछ चल रहा है। अब ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी कैसे पैकेज का हिस्सा हो सकती है? स्क्रैपेज पॉलिसी तो लंबे समय से पहले से ही बात कर रहे हैं, कोरोना नहीं होने के पहले तब से ही चल रहा है, लानी नहीं लानी, कब लानी, कैसे लानी। रियल एस्टेट के लिए एक रिलीफ की बात पहले से ही चल रही है, काफी लंबे समय से, नई बात कुछ है नहीं। सिंपल चीजें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट जाएगा, लेकिन वो क्यों पैकेज में आएगा, क्यों पैकेज का हिस्सा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सरकार के पैकेज में कहीं स्टॉक मार्केट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, ये भी हमारे पैकेज का हिस्सा है। मेरी समझ से तो नहीं है। आएगा तो मैं तो मोस्ट वेलकम, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट जाए, लेकिन वो क्या पैकेज में आएगा? मतलब हम अगर खुश होने के लिए, ख्याल अच्छा रखने के लिए सोच सकते हैं कि पैकेज में आ सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली और लॉजिकली सोचिए, क्या ये पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे हिसाब से शायद नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात में गलत पड़ना पसंद करूंगा कि मैं सोचूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पैकेज का हिस्सा नहीं होंगे और फिर भी पैकेज में आ जाए मार्केट का मूड सेंटीमेंट ठीक करने के लिए। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो पॉइंट सिंपल है कि आप ऑप्टिमिस्ट रहें, आप खरीदारी करें, लेकिन उस खरीदारी की वजह सिर्फ एक होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, ग्लोबल मार्केट्स और लिक्विडिटी। इसके अलावा कोई और रीजन आपके पास नहीं। अगर अमेरिका बढ़ रहा है और लिक्विडिटी है अमेरिका में बढ़ने की वजह, तो आप बढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास कोई लोकल फैक्टर ऐसा नहीं है और कोई ग्लोबल फैक्टर दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप तेजी सस्टेन कर पाए। इसका मतलब एक और है, इसका मतलब दीप ये नहीं है कि आप हर रोज गिरेंगे जैसा आपने मार्च में। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? लोगों को है ना वो मार्च वाली मंदी चाहिए कि हर रोज आप गिरे, हर रोज गिरे। अगर आप मंदी की बात करें तो रोज मंदी होनी चाहिए, तेजी की बात करें तो रोज तेजी होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली मार्केट कभी एक साइड ट्रेड करेंगे नहीं। आप देखिए ना, हम आधे मई में, मिड मई में, और हम 9,900 की निफ्टी से 9,100 की निफ्टी पर है। 800 पॉइंट निकले ना, 700 पॉइंट निकले हैं ना। तो धीरे धीरे अब ट्रेंड ये रहेगा, मार्केट रेंज में रहेगा, 9,000 10,000 की रेंज है। जब आप 9,000 की रेंज को निर्णायक तौर पर तोड़ेंगे तो 500-700 पॉइंट की रिस्क खुलेगी। नहीं तो हो सकता है 9,000 8,900 से वापस बाजार घूम जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेहतर जब आपको एक डायरेक्शन क्लियर रखना है, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं डायरेक्शन क्लियर ये है, जब भी गर्मी दिखे, जब भी किसी भी फैक्टर की वजह से तेजी हो, वहां पर आप एग्जिट करिए, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास एक बार आप चुनिंदा खरीदारी कर सकते हैं और वापस उस रिकवरी में आप छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करके निकल जाइए। तो अब जैसे आपको जो दो बड़ी रिकवरी मिली, एक ग्लोबल लिक्विडिटी, ग्लोबल रैली के चलते आपको अप्रैल के महीने में मिली, 30 अप्रैल को आपने टॉप बना दिया, उसी दिन आपकी एक्सपायरी भी थी। दूसरी रिकवरी आपको मिली पैकेज के दम पर, 9,550 9,600 बनाया और वहां से 2 दिन में आप निकल गए। तो पॉइंट सिंपल है, आपको उछाल में जब एक अच्छा रुझान ग्लोबल मार्केट्स की वजह से मिले, वहां अपने को थोड़ा पोर्टफोलियो खाली करना है, हल्का करना है, और इसलिए करना है कि निचले लेवल पर, ताकि आपके पास कैश रहे फिर से एंटर करने के लिए। सिंपल ये स्ट्रेटेजी रखनी है। दीप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक वन वे मूव जो हमें मार्च में गिरावट या अप्रैल में तेजी देखी, वैसी मूव नहीं आएगी। दोनों तरफ के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर ध्यान बहुत रखना है और केयरफुली मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करना है। सर, आज के क्यूज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करें उससे पहले एक अहम सवाल था, आज के ट्रेड से रिलेटेड है या फिर आगे जो ट्रेंड बन सकता है उससे रिलेटेड। जो आप बोल रहे थे कि अगर कुछ अहम लेवल्स के नीचे बाजार आता है तो फिर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि वहीं पर आसपास, उसी लेवल के आसपास या उसके नीचे ऑलरेडी बाजार आ चुका है, जहां तक इस सीरीज का सवाल है जो आप कल भी इसके बारे में बता रहे थे। इसकी क्या अहमियत रहेगी सर, क्योंकि वीकेंड सेशन है, ग्लोबल क्यू से हम वॉलेटिलिटी भी ले रहे हैं और नए हफ्ते की एक्सपायरी भी स्टार्ट हो रही है, तो उस लिहाज से क्या ध्यान रखना चाहिए सर? जी दीप, ये बहुत अच्छा सवाल है, और दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं हमेशा ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग पर ज्यादा फोकस करता हूं, और बाजार बंद कहां हो रहे हैं वो आपको ज्यादा सही संकेत देते हैं। उसकी दो बड़ी वजह। पहला, जब आप खुलते हैं तो खुलने के बाद आपके पास पूरा दिन होता है ट्रेड करने के लिए, एंट्री एग्जिट इजी होती है, तो आप अपना मूड सेंटीमेंट ट्रेड कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप 3:30 बजे बंद हो रहे हैं तो आप एक अंदाजा लेकर जा रहे हैं आपकी पोजीशन के लिहाज से तेजी या मंदी का, चाहे वो स्टॉक्स पर हो चाहे मार्केट पर हो, कि कल
अगर आपकी तेजी की पोजीशन तो आप मानकर चल रहे हैं कल इससे बेहतर मार्केट खुलेगा, मंदी की है तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि कल इससे खराब खुलेगा, इसलिए आप वो पोजीशन कैरी कर रहे हैं। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर तो खैर महीनों के लिए सालों के लिए रखते हैं, वो एक अलग बात है। तो इसलिए उनका विजन, उनकी ट्रेडिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी डे ट्रेडर के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए क्लोजिंग को तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। अब आइए मैं क्यों क्लोजिंग की बात करूं। मई का महीना है, हम मिड मई में है, एकदम बीचों बीच। इस महीने पहली बार कल हमने 9200 के नीचे क्लोज दिया है। 9196 एक दिन बंद हुए, मैं उसको 9200 ही मानता हूं। पूरे 15 दिन 14 दिन 9200 के नीचे बंद नहीं हो रहे थे, 9400 के ऊपर बंद नहीं हो रहे थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एक क्लियर कट है, ये 200 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर फंसी हुई थी। अब कल पहली बार 9200 के नीचे बंद हुआ है बाजार। अब आज हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकली क्लोजिंग भी होगी, तो अगर आज हम किसी भी वजह से 9200 के नीचे बंद होते हैं, यानी कि हम 30-40 पॉइंट बढ़ भी जाएं, अब उसमें मैं 10-15 पॉइंट का लीवे लेना चाहता हूं और ज्यादा सेफ रहना, तो मैं कहता हूं अगर हम 9175 के नीचे बंद होते हैं आज, तो फिर इसका मतलब यह कि अगले हफ्ते के लिए आपके लिए संकेत कमजोरी बने हैं। तब आपके लिए 8900 9000 का जो मजबूत सपोर्ट रेंज है वहां के लिए रास्ता खुलता है, तो उतनी रिस्क तो बनती है। मैं फिर कहूंगा कि जब तक आप 8900 9100 की रेंज में, ये सपोर्ट रेंज है, ये टूटेगा तो फ्रेश कमजोरी होगी, नहीं तो यहां से आप वापस रिकवर होकर 9600 9800 900 की रेंज में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ की आपको 1000 पॉइंट की रेंज ट्रेड करने को मिलेगी। लेकिन इस बीच में एक कमजोरी का संकेत पहला आपको कल मिला है 9200 की क्लोजिंग के नीचे, और अगर आज फिर से 9200 के नीचे आप बंद होते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप में ताकत की कमी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 18,850, इसके नीचे अगर आज आप बंद होते हैं और ये वीकली क्लोजिंग होगी तो फिर आपके लिए नीचे का रास्ता और खुलता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्लोजिंग बेसिस पर जो कल मैंने आपको दोनों लेवल दिए थे वो आज फिर देना चाहता हूं। निफ्टी ने कल ये कंफर्मेशन दे दी कि शॉर्ट टर्म पे क्लोजिंग बेसिस पर वो कमजोर हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि एक दिन का आप लीवे देना चाहेंगे कि एक दिन देख लेते हैं भाई क्या है, जरूरी नहीं कभी एक दिन नीचे बंद होकर वापस ऊपर भी हो जाता है। तो आज अगर वापस हो जाता है ऊपर तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आज वापस 9200 के नीचे बंद होता है तो नीचे की रिस्क खुल रही है। वापस आप मजबूत कब होंगे वो भी आप लेवल नोट कर लीजिए। वापस मजबूत होने के लिए आपको अब क्लोजिंग चाहिए 9400 की। आपको याद होगा कल मैंने ये कहा था कि 9550, कल और परसों भी जब पैकेज की बात हुई थी कि 9550 के ऊपर आप बंद होंगे तो बहुत बढ़िया तेजी बनेगी, 9800 900 10,000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 9550 बहुत दूर रह गया, हम 9400 भी के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाए। तो अब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन नीचे कर ली है। 9400 के ऊपर अगर आप बंद होंगे तो पहला संकेत आपको अच्छी मजबूती का बनता हुआ दिखेगा, और बैंक निफ्टी पर 19,750, इसके ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो आपको मजबूती का पहला संकेत मिलेगा। लेकिन जो बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार मजबूती चाहिए उसके लिए तो क्लोजिंग लेवल अब भी वही 9,550 और 20,500 है, जो बहुत दूर दिखते हैं। लेकिन पहले चलिए एक रियलिस्टिक लेवल पर आते हैं, 9,400 19,750, ये ऊपरी लेवल के दो लेवल हैं जिसके ऊपर अगर हम बंद हो पाए तो हमें अच्छा लगेगा, बेहतर फील करेंगे। लेकिन आज क्लोजिंग 9,200 के ऊपर की चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगी। और स्पेशली अगर डाउ निचले से 800 850 पॉइंट बढ़े और उसके बाद भी हम स्ट्रगल करें तो बड़ा मुश्किल काम है। इसकी 2-3 वजह और मैं बताना चाहता हूँ दीप। मुझे नहीं लगता कि चीन और अमेरिका के बीच में मामला जल्दी शांत होने वाला है, ये चीजें बढ़ेंगी और अमेरिका कुछ न कुछ एक्शन करेगा। अब वो कब और किस तरह का करता है यही आपको देखना है। तो ओवरनाइट रिस्क बाजारों की काफी ज्यादा है। आप देखिए कल डाउ फ्यूचर्स 5 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे जब हम बंद हुए और 800 पॉइंट ऊपर नीचे होकर आ गए, करेक्ट। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जहां आपको एकदम डाउ में फ्यूचर्स में सुस्ती दिख रही हो और उस दिन डाउ 800 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है आपको इस मार्केट में, ये ध्यान रखिए। अब उतार चढ़ाव बढ़ने की तैयारी है। बिल्कुल, तो अब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, सावधानी रखनी है, लेवल्स को ध्यान से ट्रैक करना है। तो चलिए सर, आपने कुछ निर्णायक लेवल्स भी बता दिए। ग्लोबल क्यूज वैसे तो आगे जाकर परेशानी वाली दे सकते हैं, पर आज के अगर संकेत की बात करें तो ग्लोबल आपने पॉजिटिव रखे हैं, पर बाकी जो संकेत हैं वो कैसे आ रहे हैं सर?
वो पॉजिटिव मैंने थोड़ी देर पहले तक के लिए रखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ट्रम्प साहब ये 2-3 ऐसी बातें कहेंगे कि जिसकी वजह से फिर से मूड खराब होने की खबरें आएंगी। तो थोड़े थोड़े वापस खबरें जो आ रही वो थोड़ी नेगेटिव साइड पर आ रही। तो पॉजिटिव से न्यूट्रल कर लीजिए ग्लोबल संकेतों को। FIs के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं और अच्छे खासे नेगेटिव हैं। ये एक बड़ा कारण है आज के सेशन में जिस पर आपको ध्यान में रखना है। FNO के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड न्यूट्रल आपके लिए। ये आज के संकेत हैं। दीप, एक दो खबरें और भी जो आ रही है वो ये हैं और जिसकी वजह से SGX निफ्टी एकदम से गिरा है और बाकी बाजार पे। एक खबर तो ये भी आ रही कि अमेरिका अब चीन में जो पैसा लगा हुआ है वो आपस में जो इनके इन्वेस्टमेंट्स है उस पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकता है, उसको लेकर चिंताएं हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि जो अमेरिका के फंड है जिन्होंने पेंशन फंड्स में जो पेंशन फंड्स है जिन्होंने चीन में पैसा लगा रखा है वो अब वहाँ से पैसा निकालें धीरे धीरे करके। ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़ा सेंटीमेंट खराब करने वाली है। और इस खबर के बाद ही जो एशियाई बाजार है वो तेजी से फिसले और थोड़ा डाउ फ्यूचर्स नीचे आए, तो थोड़ी ये नेगेटिव है ही। अब आइए आज की रेंज में आपको दे दूँ 8,925 9,075। ये अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा आज के लिए। 8,925 9,075 ये 150 पॉइंट की रेंज मैंने आपको दी है नीचे की तरफ। 9,250 9,350 ये ऊपर की रेंज रहेगी, हायर रेंज। बैंक निफ्टी के लिए 18,300 18,500 मजबूत सपोर्ट रहेगा। लेकिन आज मैंने दो मजबूत सपोर्ट निकाले, एक 18,300 18,500 होता है और दूसरा मजबूत सपोर्ट होता है 18,850 से 19,050 की रेंज में। तो 19,050 की रेंज में ये दूसरा मजबूत सपोर्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। 19,500 नहीं है, ये 19,050 है। ये दो मजबूत सपोर्ट मैंने आज दी है। अगर 18,850 19,050 की रेंज ना टूटे तो बढ़िया है, अगर वो टूट गई तो 18,300 18,500 तक जाने की तैयारी है। ऊपरी स्तरों पर 19,500 19,750 हायर रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। ये है दीप बड़ी रेंज जो मैंने अभी आपको दी है। ठीक है, तो ये है बड़ी रेंजेस जिनका आपको ध्यान रखना है। पर इंट्राडे मूवमेंट के हिसाब से देखें सर तो फिर क्या रेंजेस निकल कर आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? 9,100 9,200 निफ्टी की छोटी रेंज है आज की। 9,050 9,250 मीडियम रेंज और 9,000 से 9,300 ये बड़ी रेंज आज मानकर चलें। पर हर 50-50 पॉइंट पर सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी। बैंक निफ्टी 18,950 19,300 छोटी रेंज है, 18,850 19,500 मीडियम रेंज है और 18,500 से लेकर 19,650 की बड़ी रेंज मानकर चल सकते हैं। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है उनके वैसे निफ्टी में कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने चाहिए। 9,200 के नीचे हमने कहा था कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस है। अब उसको सरका कर आप 9,100 कर लीजिए। अगर आपने कल अपनी तेजी की पोजीशन कम नहीं की है तो अब 9,100 पर रखिए। इसके नीचे दिन के दौरान जाए या फिर बंद हो निकल जाइए। 18,850 बैंक निफ्टी पर कल तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था, यही रखना है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो स्टॉप लॉस 9,450 से नीचे ले आइए 9,400 का, ये क्लोजिंग बेसिस पर है। इंट्राडे में आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं, 9,250 भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी 19,750 ये आपके लिए क्लियर कट स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में आपको रखना है तो 19,400 रख लें कल की हाई का, वो भी चलेगा। तो ये दो स्टॉप लॉस आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दीप बिल्कुल सर, तो इंट्राडे पर थोड़े छोटे स्टॉप लॉस कर सकते हैं, पर क्लोजिंग बेसिस पर 9,400 और 19,750 निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। एक नई पोजीशन सर आज कैसे बनानी चाहिए? निफ्टी आप बेचना चाहते हैं और अगर आपको उछाल मिल जाए तो कहने ही क्या। 9,250 9,350 मैंने ये रेंज इसलिए लिखी थी कि कल रात को तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि चलो 125-150 पॉइंट SGX निफ्टी ऊपर दिख रहा है, लेकिन सुबह वैसी कोई खुशी है नहीं। अब हरे निशान में खुल जाए तो अचीवमेंट होगा। तो 9,250 9,350 की रेंज आती है तो वहां पर बेचिए। 9,400 का स्टॉप लॉस होगा। 9,200 9,150 9,125 ये आपके लिए बिकवाली की के बाद आपको शॉर्ट पोजीशन काटने के लेवल से खरीदना चाहते हैं निफ्टी तो 9,000 9,050 की रेंज में खरीदिए। 8,900 का स्टॉप लॉस होगा। 9,100 9,150 9,200 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। जिन लोगों को बैंक निफ्टी बेचना है वो 19,400 से 19,650 की रेंज का इंतजार करें। 19,750 हायर लेवल है, वहीं स्टॉप लॉस लगा लें 19,750 19,800 का। 19,100 18,950 18,850 ये नीचे की रेंज होगी जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जो लोग खरीदना चाहते हैं एक 18,850 18,950 की रेंज में चांस ले सकते हैं, ये हाईली रिस्की है। वैसे खरीदारी का अच्छा जोन तो वहां बनता है
18,300 18,500 के आसपास, लेकिन बहुत दूर है। आई डोंट नो वो आएगा नहीं आएगा, और अगर ऊपर खुल गए तो फिर तो पक्का ही नहीं आएगा। तो आप एक चांस लेना चाहें दीप, तो यहाँ चांस ले लीजिए, और ये चांस का लेवल है 18,850 18,950 की रेंज। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा 18,750 का, इससे ज्यादा रिस्क रखनी नहीं है, क्योंकि 18,800 के नीचे तो मतलब मुझे बैंक निफ्टी बहुत ही खराब दिखता है। 18,800 टूटा मतलब उसके बाद तो भगवान ही जाने की मतलब 500 पॉइंट कैसे 300-500 पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकलेगा, ऐसा लगता है। तो 18,800 या 18,750 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 19,050, 19,250, 19,350 ये 3 टारगेट आपके ऊपर के होने चाहिए। पीसीआर 1.19 कंफर्टेबल, विक्स 2% 38-18 कंफर्टेबल, कोई खास फर्क नहीं। वेल बैंड से बाहर आ चुका है, आप जो करना चाहें करें। वोडाफोन बैंड में बना हुआ है, अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये है आज के सेटअप। नई पोजीशन कैसे लेनी है और संकेत क्या आ रहे हैं। अब सर थोड़ा विस्तार में अगर बात करें तो एफआईएस के क्यूज काफी नेगेटिव हुए हैं, जिस तरह का फंड एक्शन रहा है। हालांकि डीआईएस पॉजिटिव है और वायदा कारोबार न्यूट्रल है। तो दीप, कल वाकई में क्या मार्केट इतना खराब था? आपको लगा ऐसा कि मतलब बहुत ज्यादा खराब है कि एफआई इतना बेच जाए? 2150 करोड़ का कैश, 1328 करोड़ का इंडेक्स और 692 करोड़ का फिर स्टॉक, यानी 2100 और 700, 2850 करोड़ के तो स्टॉक बेचे और 1300 करोड़ से ज्यादा क्या बेचा है उन्होंने आपका इंडेक्स, यानी कि लगभग 4000 करोड़ की बिकवाली एक दिन में कर गए। ये क्या मतलब एफआई मतलब चाहते क्या है? ऐसा क्या था? मतलब क्या एक दिन अगर 2 दिन डाउ 500 गिर जाए और पैकेज आने का तेजी की खुशी खत्म हो जाए तो आप ऐसे बेचेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ट्रिगर्स की सब लोग बात कर रहे हैं कि डाउ ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया, एशिया का ये हाल है, पैकेज वैकेज ये। आप सबसे बड़ा ट्रिगर ये देखिए कि मतलब ये एफआई ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन टाइप चल रहा है, मतलब इस तरह का मामला है कि सब बेचना है। और कल तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से आप इतना बेच जाएं। तो ये फ्लोज जो है ना ऊपर के लेवल पे, ये थोड़े परेशान करने वाले हैं। मतलब बिकवाली तगड़ी हो रही है और ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बिकवाली इतनी बड़ी क्यों हो रही है। तो और इस महीने में एफआई ने शुरुआत में जो थोड़ी बहुत खरीदारी की है, अब जो हाथ खींचा, और प्रॉब्लम एक और दीप मालूम है क्या है, जब लेते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जिस दिन आके बेच जाते हैं ना इतना जोर से बेचते हैं। और कल हो सकता है, अब इसमें एक चीज हो सकती है जो मुझे पता नहीं, क्योंकि आजकल एल्गो ट्रेडिंग बहुत होने लगी है, मशीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि 9200 के नीचे जो क्लोज हुआ ना निफ्टी, उसमें मुझे लगता है कि एफआई की तरफ से काफी बिकवाली हुई होगी। और 1300 करोड़ 1350 करोड़ का जो इंडेक्स बिका है कल, शायद उसकी एक वजह वो हो सकती है। तो एफआई के आंकड़े बड़े खराब है। घरेलू फंड ने अपने हिसाब से 800 करोड़ की खरीदारी की, वो ठीक है, पॉजिटिव साइड पर। जी दीप। ओके, तो एफआईएस के आंकड़े खराब है पर डीआई से खरीदारी हुई है, पर जिस तरह के एफआईएस के आंकड़े हैं थोड़ी चिंताजनक जरूर हैं। जिस तरह के वायदा कारोबार के आंकड़े हैं सर, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? देखो दीप, 9000 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और वायदा कारोबार के लिहाज से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नहीं टूटेगा। और क्यों नहीं टूटेगा और क्यों नहीं टूटना चाहिए, उसकी वजह है कि वीकली और मंथली दोनों में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में वहीं पर है 33 लाख शेयरों का, वो हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर 9200 पहला लेवल है जहां 12 लाख और 13 लाख का पुट और कॉल में बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि पोजीशन छोटी है तो मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहा। ऊपर आइए 9500, ये पार नहीं होगा। 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। कल फिर से दमदार कॉल राइटिंग हुई है। 9200, 9300, 9400 हर एक लेवल पर 6-7 लाख शेयर कॉल्स में ऐड हुए हैं। तो कॉल राइटिंग ऊपर में हुई तो है। तो वही है, हमें एक ही लेवल ध्यान में रखना है सपोर्ट के तौर पर, वो 9000 मजबूत सपोर्ट है। तो 9000 के आसपास आते ही शॉर्ट कवरिंग भी होगी, खरीदारी भी होगी, जो कि आपको भी करनी चाहिए। अब वो 9050 से करनी है, 9000 पे करनी है, या एक बार की 9000 को नीचे चला जाए और वापस ऊपर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली जो कुछ भी होगा आपको ट्रेंड ग्लोबली लेना है, ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ होता है। ऊपरी स्तरों पर बहुत बढ़ गए तो 9350, 9400, इसके ऊपर की ताकत बाजार की है नहीं। वो वहां पहुंच जाए तो भी वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहां भी 200 पॉइंट होते, कहां से पहुंचेंगे? तो देख सकते एक 50 पॉइंट को इस मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका एक ही है, हर 50 पॉइंट को ट्रेड करो आप। हर 50 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, हर 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, डेटा के लिहाज से भी टेक्निकली भी। तो 50 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम करते रहो, बस वही आपके लिए काम आएगा। बैंक निफ्टी 19,000 सपोर्ट रेंज है,
4 लाख शेयर हैं वहां पर खुले हुए, 19,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़ी कमजोरी बढ़ जाएगी, दिक्कत बढ़ेगी, और 19,000 के ऊपर बने हुए हैं तो कोई खास चिंता की बात है नहीं। कमजोर तो हम पहले से ही हैं, बड़ी चिंता की बात नहीं है। 19,500 के ऊपर ताकत का पहला अंदाजा आपका बनेगा, तो 19,000 19,500 ये आपकी बैंक निफ्टी की रेंज होगी। दीप। बिल्कुल, एक रेंज है बैंक निफ्टी की जहां पर इस समय आप ट्रेड कर रहे हैं, बट 19,000 के नीचे गया जहां पर जिसके ऑलमोस्ट करीब है इस समय, तो फिर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। चलिए सर, थोड़े रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं इससे पहले कि बाकी स्टॉक्स पर फोकस करें। जिस तरह के नंबर्स आए हैं, पहले मन्नापुरम की बात करते हैं सर, कैसे रीड करेंगे इन नंबर्स को? नंबर्स बहुत बढ़िया है, किसी भी अनुमान से बेहतर है। स्पेशली डिसबर्समेंट 40% बढ़कर आया, मजबूत है। कहाँ से आए समझ में मुझे नहीं आया, अगली इस तिमाही में भी रहेगा इसकी संभावना कम है, लेकिन लोन काफी बांटे हैं भाई इन्होंने मार्च के महीने में, और तगड़े बांटे हैं, उसका फायदा सुबह सुबह मिलेगा। शॉर्ट्स भी हैं काउंटर पे, 122 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है, 130 135 ऊपर के टारगेट है। बात एक ही है दीप, और ये कि बहुत गैप से ऊपर खुल जाए, 8-10% बढ़ जाए तो वहाँ रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाते हैं तो फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, माहौल ख़राब है थोड़ा, तो लोग उछाल का इंतजार करते हैं। कल भी आपने देखा ना कितनी सारी एनबीएफसी ऊपरी स्टोरों से फिसल गई, 142 वाला आईबुल हाउसिंग कहाँ जाकर बंद हुआ। तो पॉइंट सिंपल है, ऊपरी स्टोर पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो गैप से बहुत खुल जाए तो आप पुरानी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने का सोचें, बाकी एक बार 130 135 की रेंज में मन्नापुरम जा सकता है। ये मन्नापुरम के रिजल्ट का विश्लेषण है। ओके, तो अच्छे रिजल्ट हैं, शायद गैप अप आ जाए, फिर देखेंगे क्या ट्रेड करना चाहिए इस पर। बायोकॉन सर, इनके नतीजे कैसे रीड करेंगे? बायोकॉन में सिंपल चीज है, रिजल्ट कमजोर हैं, ऑपरेशनली कमजोर काफी है, लेकिन थोड़े शॉर्ट्स भी बने हुए हैं दीप, ऐसा लग रहा था। परसों हमने भी शॉर्ट करने की राय दी थी 340-42 पे, और शॉर्ट है भी। कल 335 पर बंद हुआ, थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है नीचे आए फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में तो नीचे से वापस रिकवर भी कर जाए। 320-325 की रेंज पर नजर रखिए, ये सपोर्ट रेंज है। असली कमजोरी उसके नीचे होगी, जिसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। ऊपरी स्थानों पर 345-355 आया तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो गैप से खुलने पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल शॉर्ट्स बने हैं थोड़े से, तो वो हो सकता है नीचे कवर हो, तो इसलिए मैंने बाय सेल क्लियर कट कॉल नहीं दिया, मैं इसलिए रेंज दे रहा हूं, देखते हैं कैसे खुलता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे जी। ओके, देखते हैं किस तरह से बायोकॉन का स्टॉक खुलता है, पर थोड़े कमजोर नतीजे जरूर रहे हैं इनके। तो ये तो रहे अनिल जी की एनालिसिस नतीजों पर। थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जानेंगे किन स्टॉक्स पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से पिक्स आ रहे हैं। पर उससे पहले बात कर लेते हैं हमारी रिसर्च टीम के साथ, देख लेते हैं कि कुछ और नतीजे कैसे रहे बाजार में, पोस्ट मार्केट्स खबरें किधर हैं और ब्रोकरेजेस क्या बता रही हैं। देवांशी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है, इस पर नजर रखेंगे। साथ ही नतीजों के लिहाज से कैश मार्केट में आती ड्रग्स के नतीजे आने वाले हैं, और कल शनिवार को कैश मार्केट में सीडीएसएल, ट्राइडेंट और नेल्को अपने नतीजे पेश करने वाला है, तो ये सारी कंपनीज पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा जो नंबर्स आ चुके हैं मार्केट्स बंद होने के बाद, उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे। आप देखिए इस बार नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि टाटा केमिकल्स का जो कारोबार उन्होंने अधिग्रहण किया था इसके चलते, तो नंबर्स इंक्लूडेड हैं इस बार, और इसी के चलते जो आय है इस बार 2405 करोड़ पे आई है। अनुमान था 2445 करोड़ का, अनुमान से हल्के से कम नतीजे हैं, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 310 करोड़ पे आया है, अनुमान करीब 300 करोड़ का था। मार्जिन करीब 13% पे आते हुए दिखे हैं। घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 76 करोड़ का, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम थी जो खर्च किया था कंपनी ने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, वो 264 करोड़ था, और वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल पर करीब 3% की रही है। आवास फाइनेंशियल्स नतीजे अच्छे हैं, ब्याज से आय 20% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 10% इस तिमाही बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन एसेट क्वालिटी पे आप नजर कीजिए 0.57% के सामने इस तिमाही में 0.46% पे आते हुए दिखे, तो एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार है। साथ ही बोर्ड ने बिड के जरिए करीब 3,500 करोड़ जुटाने की भी मंजूरी दे दी है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, इसके नतीजे हल्के से कमजोर हैं। आप देखिए जो आय है इस बार करीब 55% घटी है, और मार्जिन इस बार करीब 50% घटते हुए दिखे, नेगेटिव में आते हुए दिखे, और आप देखिए जो मुनाफा है ये घाटे में बदल चुका है। पिछले साल 32 करोड़ का मुनाफा था, इस साल आप देखिए 225 करोड़ का लॉस कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है। एक्सेप्शनल लॉस 135 करोड़ का है, इसको एडजस्ट करके भी लॉस ही आ रहा है।
जेंसा टेक आप देखिए तिमाही आधार पर जो ब्याज है एकदम फ्लैट आती हुई देखिए 1017 करोड़ पर। साथ ही जो एबिट है वो 100 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार काफी अच्छी बढ़त दिखा चुके हैं, करीब 10% के करीब 2.7% से बढ़कर, और मुनाफा इस बार 76% तक बढ़ता हुआ दिखा है। जेंसा टेक के इस तिमाही में अच्छे नंबर्स है। और आखिर में महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन आप ये देखिए जो आय है करीब 12% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 57% तक की बढ़त है। मार्जिन इस बार बेहतर आते हुए देखिए 18%, 12% से बढ़कर, और मुनाफा इस बार 80% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो इसके भी नतीजे इस बार अच्छे हैं। आज कैश मार्केट में इस पे फोकस रहेगा। ओके, तो कई सारे मिड कैप नतीजे हैं जिन पर फोकस रहेगा आज। ऐसे ही कुछ और नतीजे हैं पूजा के पास और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स में हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे पास भी कुछ कैश सेगमेंट के नतीजे हैं। शुरुआत इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से करेंगे। ये कंपनी ने 6 मंथ FY20 यानी कि 6 माही आंकड़े घोषित किए हैं और नंबर्स हल्के कमजोर साइड पर हैं। हम NII देखेंगे तो वहां पर जरूर 27% की बढ़त हुई है, लेकिन प्रोविजनिंग में एक बड़ा उछाल दिखा है और उसका असर मुनाफे पे पड़ा है। फ्लैट ग्रोथ यहाँ पर देखी गई, मामूली 8% की ग्रोथ है मुनाफे में, और ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों के ही आंकड़े में बढ़त दिखी है। 2.53% से बढ़कर अब ये जो आंकड़ा है ये 3% का आ चुका है। तो हल्के कमजोर साइड पे है नंबर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के। इसके अलावा कुछ नतीजों की बात करें तो श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के नंबर्स काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है Q4 में कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर बात करेंगे तो अब तक के उच्चतम स्तर पर इस बार आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफे में 8 गुनी बढ़त इस बार देखी गई है, और इस बार घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो अच्छे नंबर्स हैं श्री दिग्विजय सीमेंट के। IB रियल एस्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, 109 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, और आय में भी अगर बात करेंगे तो करीब 90% से ज्यादा की गिरावट कंपनी के आय में देखने को मिली है। IEX यहाँ पर नंबर्स बड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आय में 23% की बढ़त हुई है, मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 20% से, और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो 11% की बढ़त यहाँ पर देखी गई है। तो हर फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बस मार्जिन में हल्की कमजोरी है, 99% से घटकर जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 90% पर आए, लेकिन बाकी फ्रंट पर बात करें तो नंबर्स बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। ये बात हुई नतीजों की। कुछ खबरों पर अगर नजर डालें तो यूनिकैम लैब्स आज फोकस में रहेंगे। कंपनी की रोहा इकाई की जांच पूरी हो चुकी है और जांच में कंपनी को US FDA से EIR मिला है, तो एक पॉजिटिव खबर यहां पर नजर रखिए। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 मई तय की गई है। 16.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की थी कंपनी ने, जिसकी की रिकॉर्ड डेट अब कंपनी ने तय कर दी है। और कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं यहाँ पर। अदानी पोर्ट पर नजर रखिए। 12 मई को प्रमोटर ने 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं, खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का एक्शन किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए जो कल वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा पड़ाव बताया उन्होंने पैकेज के बारे में, उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल जो घोषणाएं हुई है उसके बाद 4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, और चारों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो एक आम राय ये देखने को मिल रही है कि अब तक जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की है वो ज़्यादातर जो है वो लोन की उपलब्धता पर है, या फिर ब्याज में जो छूट दे रही है सरकार, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। डिमांड में रिकवरी को लेकर अभी तक सरकार ने कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की है। और इसी के ऊपर ऐड ऑन करते हुए सिटी ने एक पॉइंट हाईलाइट करके कहा है कि सरकार जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन की तरफ तो फोकस कर रही है, लेकिन अगर डिमांड में जो स्लो डाउन है, धीमापन है, वो जारी रहेगा तो ऐसे जो इजी अवेलेबल लोन लोग ले रहे हैं वो आगे जाकर NPA में बदल सकते हैं। साथ ही HSBC ये कह रहे हैं कि RBI ने जो कल OMO की घोषणा की है इसके ऊपर खास नजर ये रखेंगे। CLSA का मानना ये है कि बड़े इनकम टैक्स में राहत या फिर GST की दरों में जो कटौती है इससे ही कहीं ना कहीं एक डिमांड में रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो संभावना है ये ना के बराबर है। ये कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो इन्होंने घोषणा की है सरकार ने, इससे सीमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में फायदा देखने को मिलेगा। और ये इन्होंने अनुमान ये भी लगाया कि अगली जो सेट ऑफ घोषणा है वो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो। क्रेडिट स्विस ये कह रहे हैं कि जो श्रमिक प्रवासी श्रमिकों के लिए इन्होंने राशन कार्ड या फिर आप ये कह लीजिए कि जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की घोषणा की है
ये काफ़ी ज़रूरी है और हो सकता है कि इससे मध्यम अवधि में हल्की सी डिमांड में रिकवरी देखने को मिले। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो घोषणा की है, इससे भी कहीं न कहीं एक अच्छी डिमांड रिकवरी देखने की उम्मीद की जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि मुद्रा लोन की जो घोषणाएँ की है, इससे भी एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां तक आर्थिक पैकेज का सवाल है। स्टॉक्स एंड सेक्टर्स की बात करें आशीष, तो किधर है आज का फोकस? ऑटो सेक्टर पर आज नजर रखेगा, खासतौर पर टू व्हीलर और जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है उन पर नजर रखेगा, क्योंकि सीएलएसए का एक नोट आया जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस साल जो रबी की फसल ठीक ठाक हुई है और मॉनसून का भी सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान है, जिसके चलते अब सेंटिमेंट इनके फेवर में जाते हुए दिख रहा है। रूरल रिकवरी की बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स में इन्होंने कहा है कि दूसरी तिमाही के बाद बिक्री में एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, वहां पर जो है बिक्री सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही एमएनएम जिसकी करीब 55 से लेकर 60% जो कामकाजी आय है वो भी ट्रैक्टर बिक्री से आती है, तो एमएनएम पर भी फोकस रखिएगा। रूरल रिकवरी होगी तो टू व्हीलर की भी बिक्री में ये एक राहत की उम्मीद लगाए रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिटानिया पर एक रिपोर्ट आई है नोमिरा की, जहां पर रेटिंग की शुरुआत की गई है, कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ और लक्ष्य दिया 3595 का। ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग रेंज है वो इतनी बड़ी है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहद स्ट्रांग है। इसके लिए आगे जाकर ये कह रहे हैं कि इनके मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही ये कह रहे हैं कि जो खपत में धीमापन है इसका इस कंपनी पर बिल्कुल असर देखने को नहीं मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 1450 से घटाकर 1250 कर दिया है। कह रहे बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल है, लेकिन बोर्ड ने 7700 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। आगे जाकर ये मान रहे कि कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ते हुए नजर आएगा और क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 15% की कटौती की है। जेपी मॉर्गन की एक खास रिपोर्ट आई है बीपीसीएल पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि 15 साल के औसत प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन मौजूदा दाम पर 30% डिस्काउंट पर चल रहे हैं और निजीकरण ये कह रहे हैं कि टला है, रद्द नहीं हुआ है और जो सरकार बड़े अनाउंसमेंट कर रही है इससे निजीकरण की जो महत्व है वो और बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है एम्फेसिस पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि कंपनी ने जो कमेंट्री दी है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है भारतीय इंफ्राटेल पर, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 175 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि इंडेक्स में जो गिरावट होगी उसको ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन रहने वाला है। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ बिगुल। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर, आप करिए शुरुआत। बाय सेल नोटा। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना एक ऐसे स्टॉक को है जिसका रिजल्ट आज आने वाला है। स्टॉक का नाम है आरती ड्रग्स, जिसमें कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आया। एपीआई बनाने की कंपनी है जिसमें के 780 रुपए का एक अहम रेजिस्टेंस था, जिसको कल के ट्रेड में स्टॉक ने पार किया है, तो आज इसको खरीदना है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं, स्टॉप लॉस 760 रुपए पर 760 पर रखें और यहाँ पर 900 रुपए के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो 900 के टारगेट के लिए आरती ड्रग्स में खरीदारी कराए। ये रिजल्ट के पहले ही खरीद लें, इंतजार न करें रिजल्ट का। हाँ कुणाल जी। अनिल जी देखिए जिस तरह का मोमेंटम कल बनते हुए दिखा है, मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनेगी और देखिए अगर रिजल्ट से पहले खरीद रहे हैं तो थोड़ा कॉशन जरूर रखना चाहिए, इसीलिए क्वांटिटी पर काबू रखिएगा और स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम कल के ट्रेड में बनते हुए दिखा, इस स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने की पूरी संभावना दिखाई दे रही। ओके, तो ये है आपके लिए राय आरती ड्रग्स। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सर यहाँ पर फोकस रखना है एल&टी स्टॉक पे। जिस तरीके से इसका डेटा कल शेपअप हुआ है, पिछले 2 घंटे का डेटा अगर हम देखें कल के सत्र का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर प्राइस के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ऑलरेडी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट हो चुका है 60 मिनट चार्ट पे। डेली चार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर्स RSI पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो
चुका है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज आउट परफॉर्मेंस रहेगी। ओवरऑल इसका अगर हम ब्रेथ देखें तो 800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है स्टॉक में, और ऊपर में 900 920 के आसपास थोड़ा सा एक सप्लाई जोन रहा है, और उसी हिसाब से ऑप्शन बाउंड्स भी वहां पर प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है और कल के सत्र में जो पोजीशंस बनी है, मुझे लग रहा है उसका एक हैंगओवर या एक कैरी फॉरवर्ड मूव आज देखी जा सकती है। तो एल&टी फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है आज के सत्र में। 875 870 इस पर्टिकुलर रेंज में आपको लेना चाहिए। 855 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 900 का होगा पहला टारगेट और 920 का होगा एक पोजिशनल टारगेट। ओके, तो एल&टी फ्यूचर जो 873-74 के आसपास बंद हुए, इन्हें खरीदना है 873-74 से 878 की रेंज में, और ऊपर 900 और 920 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी मैरी को खरीदने की राय है। 318 का क्लोज है, 315 का एक क्लोज स्टॉप लॉस में लूंगा और 327 का आज का टारगेट है। ओके, ये तो कल सुबह क्लोजिंग में आपने दिया था मेरे को, जहां तक याद है कल बंद होते थे यही दिया था ना लास्ट स्टॉक आपने सर? हेलो हेलो, हाँ जी अनिल जी, साहब को वापस आवाज, काउंटर क्वेश्चन। हाँ, कल दिया था ना आपने जी। हाँ, कल ये बीटीएसटी भी था। मुझे लगता है आज वो मोमेंटम आना चाहिए और आज इंट्राडे आपको एक 3% की मूव मिलनी चाहिए, जिसके लिए मैं प्ले करूंगा। ओके, 327 के टारगेट के लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा भी खरीदारी का इरादा है और मेरी खरीदारी की राय है नवीन फ्लोरो पर। नवीन फ्लोरो को खरीदने की राय है 1390 1390 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 1600 1600 के टारगेट के लिए इसको खरीदने की राय है। ओके, नवीन फ्लोरिन है वो स्टॉक जहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। यहां पर बंसल जी की तरफ से भी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 1437 के आसपास ये कल बंद हुआ है। तो ये 4 बेहतरीन पिक्स आपके लिए आई है इस वक्त सामने। आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और उन पर राय ले ली जाए एक बार जल्दी से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स ठीक है, लेकिन चूंकि कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाटा केमिकल का वो एक बड़ा बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, उस लिहाज से मजबूत दिख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 3% है, तो खराब तो नहीं है। सचिन जी जरा जो लॉस आया है वो एक्सेप्शनल आइटम है 264 करोड़ का, उसकी वजह से उसे हटाकर देखेंगे तो 173 करोड़ का, तो उसके हटाकर देखेंगे तो मुनाफे के आसपास ही है। तो मिले जुले से नतीजे कह सकते हैं हम टाटा कंज्यूमर के। चार्ट्स पर क्या राय, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? अनिल जी, अब तक स्टॉक ने एक अच्छी रन डिस्प्ले की है, और पिछले 2 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक बेरिश 12 बाजू फॉर्मेशन हुआ है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक रेंज डिफाइन हो रही है अराउंड 345, एक अच्छा सपोर्ट जोन है जो काफी क्रिटिकल होगा। एंड ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है 370 375 के आसपास, इसे वापस सप्लाई प्रेशर मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 375 ऑन द हायर साइड एंड 345 ऑन द लोअर साइड, इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट होना चाहिए स्टॉक। तो ये आपके लिए राय है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। आइए सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का जो पिक ऑफ द डे होगा वो होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसीलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्रिटानिया का ये है कि हम जानते हैं कि एफएमसीजी ही कहलाया जाता है बिस्किट सेगमेंट भी। बट अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि पार्ले जी का जो सप्लाई है कुछ शहरों में कहीं कमी दिख रही है, जैसे कि मुंबई इत्यादि कुछ शहरों में कमी दिख रही है। इसके कारण भी ब्रिटानिया में एक अच्छा जंप आ सकता है। ब्रिटानिया में लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है 3500 के टारगेट से। अगर क्योंकि मार्केट कुछ एक डाइसी सिचुएशन में है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी हो तो 2700 का लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से टेक्नो फंडा के हिसाब से बेहतरीन पिक रह सकती है। ओके, तो ब्रिटानिया में यहां पर खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से। 3120 के आसपास स्टॉक हुआ है बंद, यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें रिजल्ट्स हैं, वहां पर मैं अब राय ले लूं सिद्धार्थ जी से ही। सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बड़े कमजोर नतीजे आए हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आय घटी है, मुनाफा घटा है,
प्रोविजनिंग 2.5% से ग्रोथ में 3% हो गई, नेट प्रोविजनिंग भी हल्की हल्की बढ़ी है। कहीं कोई मतलब रिलीफ वाली बात है नहीं, ग्रोथ नेट एनपीए भी बढ़े हैं। ये बताइए कि अब ओके, एक मिनट मैं आपसे पूछूं इससे पहले, एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। मुंबई और पुणे में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो 18 मई को जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ लॉकडाउन खुलने वाला है, ये लॉकडाउन अब महाराष्ट्र में जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं, ये राज्य सरकार ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र में जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं और मुंबई और पुणे हॉटस्पॉट्स में आ रहे हैं, मुंबई और पुणे में लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त मुंबई और पुणे से। मालेगांव, औरंगाबाद और सोलापुर, ये 3 शहर और हैं जहां पर लॉकडाउन बढ़ा है। 31 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कई और अब शहर ऐसे आ रहे हैं महाराष्ट्र के जहां पर 31 मई तक लॉकडाउन होता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, इस खबर को कैसे देखते हैं? ये लॉकडाउन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब तो फिर से? बिल्कुल, हम मुंबई में हैं तो ये तो खबर बहुत खास अच्छी नहीं है, बट ये जरूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है। मेरे ख्याल से सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं सही उठाए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थिति बढ़ गई है यहाँ पे और भी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत थी। सबसे बड़ी चीज, एक ही बिजनेस है जो अभी चालू है लॉकडाउन के टाइम में, मैं अभी बोल सकता हूँ कि वो बिजनेस सबसे अच्छा करेगा, और वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि यही एक लगातार चल रहा बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि दर्शक और जितने भी निवेशक है वो मार्केट में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये समय में। सारा पैसा लगा दूं सर आज, सिद्धार्थ जी? नहीं अनिल जी, सारा पैसा नहीं लगाना है। सारा पैसा जो लगाना है वो 8500 के आसपास लगाना है। चलिए, 8500 के आसपास सिद्धार्थ जी का व्यू पहले से ही है। और अच्छी बात यह कि अप्रैल के अंत में जब मार्केट बड़ा तेजी से भाग रहा था तो सिद्धार्थ जी ने कहा भी तब कि ये 9600, 800 ये लेवल वो हैं जहां आपको प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए, और वो इंतजार सही भी साबित होता दिख रहा है। नीचे के लेवल फिर से आएंगे, वहां पर आप फिर से पैसा लगाने का मौका देखेंगे। जी सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक जिसका मैं आपसे पूछ रहा था वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हर एक लिहाज से रिजल्ट कमजोर दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये छोटे छोटे प्राइवेट बैंक, मजा ही नहीं आ रहा इनमें, क्या करें? उछाल पे बेचने की सलाह रहेगी अनिल जी, क्योंकि ये पहले से ही रहा है मेरा कि जो डिसेंट कंपनियां हैं बैंकिंग स्पेस में, वो मेरे ख्याल से सर्वाइवल का बहुत डिफिकल्टी रहेगी। जो एक्सेलेंट कंपनी है, टू बिग टू फेल है, जैसे आईसीआईसीआई हो गया या एचडीएफसी हो गए, वही अच्छा और सर्वाइवल कर सकते हैं ये समय में। तो मुझे लगता है कि इससे उछाल पे निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कमजोरी रहेगी, रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इससे उछाल पे निकल जाए और फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं करे। ओके, फिलहाल खरीदारी ना करें, करें इंतजार। और एक और खबर जो अच्छी नहीं है इस वक्त आती दिख रही है वो है महाराष्ट्र से मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी। अब यहां पर लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुणे बिजनेस के लिहाज से एक बड़ा हब, आईटी और ऑटो का लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टार्टअप्स के लिहाज से पुणे एक बड़ी जगह है, आईटी कंपनियों के लिहाज से बड़ी जगह है। ऑटो कंपनी कोई ऐसी नहीं होगी जिसका पुणे में कारोबार ना हो, प्लांट ना हो। ऑटो एंसिलरी कंपनियां ढेर सारी है, और भी इसके अलावा बड़े बिजनेसेस है। तो ये है औरंगाबाद, एक इंडस्ट्रियल हब है महाराष्ट्र का, वहां पर ये सारे के सारे शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुंबई और दिल्ली में लॉकडाउन कब खुलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना।